नेक्स्ट आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टॉपिक है। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में किसी भी कंपनी में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है, किसी कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को चेक करती है, जिसका एक मेन ही मकसद होता है कि एम होता है कंपनी की वैल्यूज को बनाए रखना, उसके प्रॉफिट को बूस्ट करना। किस तरीके से बूस्ट करना, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है उनको ट्रैक करते हुए, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव तभी अचीव होंगे अगर उनका प्रॉफिट बढ़ता चला जाए। ये कंपनी में हमेशा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाई जाती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी में एफिशिएंट मैनेजमेंट का होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है सेंट्रलाइज बेस पे काम करने वाली होनी चाहिए। मीन्स टॉप मैनेजमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी उसको सब लोग फॉलो करते चले जाएंगे। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का एक मेन मकसद होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी उसमें एक ऐसा बोला भी है कि एक डिजाइन फ्रेमवर्क होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगी, किस तरीके से अपने टारगेट जो अचीव करेगी, ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी उसी में डील करती है। मीन सिर्फ कंपनी में अपने इंटरनल लेवल पे काम किया जाता है। इनका जो मेन काम होता है कंपनी का मिशन, विजन, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और कंपनी का एक्सपेंशन इन फ्यूचर डिटरमाइन बाय दिस। इस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में ये चीज़ डिटरमाइन की जाती है कि कंपनी का मिशन क्या होंगे, फिर वो विजन में कैसे कन्वर्ट होंगे, इनको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में से कि ऑब्जेक्टिव में कैसे क्रिएट किया जाएगा, और इस कंपनी का एक्सपेंशन कैसे होगा। मीन्स जिस लेवल पे कंपनी आज जुड़ी हुई है उसको फ्यूचर में किस लेवल पे पहुंचाना है, ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का ही काम होता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेचर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का नेचर क्या होगा, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से कंपनी को एक तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प हो सकती है कि हमने फ्यूचर के लिए क्या डिसीजन लेने हैं, हमारी कंपनी के क्या प्रोडक्ट होंगे और प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सी मार्केट होगी। ऐसा तो नहीं है भी सभी मार्केट में एक ही जैसा प्रोडक्ट बिकता चला जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। शॉर्ट टर्म में कंपनी जो है स्ट्रेटजी का फ्रेमवर्क इजिली बेस पे रेडी कर सकती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम वो कंपनी में हर एक चीज़ का ट्रैक होगा। मीन्स हम ट्रांसपेरेंसी में सारे काम कंप्लीट करते चले जाएंगे। हमारे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को हम लोग इजिली बेस पे फुलफिल कर सकते हैं अगर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कंपनी में बनी होगी तो। उसके बाद रोल ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। रोल ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होगा, कंपनी में हमारे वीकर सेक्शन क्या हैं उनको हम लोग स्ट्रेंथ बेस पे यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनको हम इजिली बेस पे अडोप्ट भी कर सकते हैं। कंपनी में जहाँ पर भी हमें ऐसे कोई थ्रेट्स होंगे उन थ्रेट्स को भी दूर किया जा सकता है स्ट्रेटजी लेवल पे। कंपनी में जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो आता है कंपनी की ग्रोथ। ऑलवेज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम नहीं करती है। जिस लेवल पे कंपनी आज काम कर रही है उस लेवल में आगे कैसे बढ़ना है ये कंपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी यूज करती ही करती है। उसके बाद स्टेबिलिटी, मार्केट में लगातार बने रहना। लोगों के माइंड में आपके प्रोडक्ट के पीछे आप प्रोडक्ट के पीछे आपका नाम हो, तो खुद बोलेंगे हमें उस कंपनी का प्रोडक्ट लेना है। ये कंपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद रिट्रैचमेंट। रिट्रैचमेंट का मतलब होता है कंपनी को चेंज डायरेक्शन टू दी स्ट्रेंथ। हम ऐसे क्वेश्चन, कंपनी किसी दिशा में जैसे चल रही है कंपनी, ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे आज हम लोग काम कर रहे हैं अगर लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है तो हम उस लेवल से बढ़ के कहीं नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ये भी रिट्रैचमेंट लेवल ही होता है। कंपनी ऑलवेज इसके लिए भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाते चले जाते हैं। जब भी मार्केट में कुछ चेंजेस आने वाले होंगे या फिर लोग कुछ नया पसंद करना स्टार्ट करने वाले हैं, हम उससे पहले ही उस चीज़ को अडॉप्ट करवाना स्टार्ट करते हैं कंपनी में। ये रिट्रैचमेंट लेवल होता है। फिर होता है री इन्वेंशन। री इन्वेंशन का मतलब होता है अभी नया कुछ प्रोडक्ट लेके आना। आज हम जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उस चीज़ को दोबारा से इन्वेंशन में लेके आए या फिर इनोवेशन करके आए, कोई प्रोडक्ट में नए चेंजेस लाएं और मार्केट में इसको चीज़ को उतारें। ये भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का ही मेन काम होता है। मेन कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। मेन कंपोनेंट्स क्या होता है किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या करती है, कंपनी में हमेशा देखेगी कि हम मार्केट को सिलेक्ट करेगी, फिर मार्केट में इंटीग्रेशन लेवल को लेके आएगी। इन्वेस्टमेंट इन फ्रेश पॉसिबिलिटी, जहाँ जहाँ पे उनको लगता है कि नई चीज़ें लेके आने का बेनिफिट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। और कंपनी को अपनी पोजीशन को एग्जामिन करने का चांस मिल जाता है और लगातार कंपनी में ग्रोथ होती चली जाएगी और लोगों को अपने साथ जोड़ती चली जाएगी। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल एप्पल की ली हुई है। एप्पल कंपनी क्या करती है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से दिखा रहे हैं। एप्पल कंपनी ने पोर्टफोलियो कैसे किया कि कोई एक चीज़ के ऊपर काम नहीं करते एप्पल वाले कि सिर्फ फोन ही बना के लेके आ रहे हैं मार्केट में। वो टोटली जैसे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर भी लेके आ रहे हैं। हम देखते हैं कि एप्पल को आपको लैपटॉप वगैरह भी मिल जाएंगे, कॉल आपको लैपटॉप को कंप्यूटर बनाने हैं, या फिर उसके अलावा फ़ोन मिल जाएंगे, वॉच वगैरह मिल जाएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि हम लोग हेडफोन वगैरह देख रहे हैं तो वो भी हमें मार्केट में मिलते हैं। उसके अलावा आपको एप्पल के स्पेशल जैसे लैपटॉप वगैरह आए हैं तो उनके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो भी आपको मार्केट से मिल जाएंगे। वायरलेस कनेक्टिविटी सिस्टम, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ईयरफोन या हेडफोन जो हमारे पास मार्केट में मिल रहे हैं वो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं। इंटरनेट सर्विसेज भी एप्पल ने अपना भी एक स्पेशल, जैसे गूगल को हम चलाते हैं, वेब ब्राउजर वगैरह भी एप्पल ने अपने बनाए हुए हैं। तो एप्पल इस तरीके से मार्केट में काम करता है, किसी एक दिशा में नहीं। जैसे जैसे उनको लगता है कि नई चीज़ें हमारी इस संस्थान में आनी चाहिए, इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही करते हैं। ये किसी भी कंपनी की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती ही होती है।
हमेशा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि हमें ओवरऑल ग्रोथ ही करवानी है कंपनी की, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। रिसोर्सेज क्या होंगे उनके पास? पीपल्स, थिंग्स और मनी। हम इन चीज़ों को यूज़ कैसे तरीके से करेंगे अपनी कंपनी में, वही चीज़ काम करते हैं। इसमें वो काम करेंगे कि डिज़ाइन, मोस्टली मेन मकसद ये होता है कि हमारा पैसा किस दिशा में कैसा यूज़ हो, जो लोग हमारे पास हैं उनको किस तरीके से यूज़ है। तो प्रॉपर डिज़ाइन तभी हो सकता है, कंपनी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया जाएगा जिससे पैसे से पैसा जनरेट करने का काम कंपनियों में किया जाता है। अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स एट द कॉर्पोरेट लेवल। कंपनी के पास अगर कोई अल्टरनेटिव्स और भी ऑप्शन है तो उनको भी समझा जाता है। जरूरी नहीं होता कि हम लोग जो पॉइंट सिर्फ मैनेजमेंट ने बढ़ा ली वही चीज़ होगा, उनके पास जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस होती हैं। मान लीजिए किसी एक बंदे का प्लान आपने स्टार्ट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, भाई साहब उसमें फेलियर आ रहा है तो और बंदों के प्लान भी हमारे पास होने चाहिए जिसको हम लोग लागू कंपनी में कर सकें। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हमेशा कंपनी में इसी तरीके से ही काम करती हैं। इनका मेन मकसद ये सभी जब काम देखे जाते हैं कि टाइम पे तो उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हमने पहले भी बात की है। अभी 4 प्रकार की स्ट्रेटजी होती हैं। सबसे पहले ग्रोथ। कोई भी कंपनी है हमेशा अपनी कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचती है। एग्जांपल फेयर एंड लवली इनिशिएट टारगेट वुमेन बट नाउ अपील्स टू मेन बाय इंट्रोड्यूसिंग क्रीम फॉर देम। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ग्रोथ हम देखते हैं। पहले फेयर एंड लवली क्रीम क्या होती थी, सिर्फ वुमेन के लिए होती थी, लेकिन आज के टाइम में वो अपील कर रहे हैं कि मैन भी इसको यूज कर सकते हैं, उनका भी रंग गोरा हो जाएगा। हो चाहे ना हो ये नहीं पता भाई, लेकिन उनका टारगेट है अभी ग्रोथ कराना है उन्होंने। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ऑलवेज कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो वो स्टेबिलिटी बेस पे ही आती है कि हमें मार्केट में स्टेबल रहना है। जब किसी नई चीज़ की जरूरत होगी तो हम लेके आएंगे, लोगों की डिमांड्स को कंप्लीट करेंगे। इसका एग्जांपल उन्होंने एक सेल कंपनी के लिए लिया है। सेल कंपनी ने क्या दिखाया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी दैट प्रोटेक्ट इंप्रूविंग एफिशिएंसी अबव एक्सपेंडिचर इज प्लांट बेस। सेल जो कंपनी है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इन्होंने आज के टाइम में मार्केट में एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारा प्लांट बेस जो हम लोग इंक्रीज करते चले जाएंगे, क्योंकि पहले कुछ कुछ एरिया में था। अभी इन्होंने क्या बहुत सारे एरिया में अपने अपने प्लांट लगाने स्टार्ट कर दिए हैं स्टील के, और लोगों की डिमांड जो है अभी उसी कंपनी का हमें सामान लेना है, तो वो लोग सामान आपको इजीली बेसिस पे हर एरिया में मिल रहा है। जैसे एग्जांपल बोले कि मुझे लोग मान लो सरिया वगैरह ही यूज़ करते हैं, घरों में स्पेशल बोलते हैं कि इस कंपनी का हमें सरिया लेना है। कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन इस कंपनी ने बोला कि हम लोग सब जगह पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये स्टेबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेचमेंट क्या होती है कि जब भी कंपनी को लगे कि हमारे पास कोई अनप्रॉफिटेबिलिटी या डैमेजेस हमें ऐसे हो रहे हैं जिस हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, ये कंपनी उसमें भी काम करती है। एग्जांपल जनरल मोटर्स, बिगेस्ट कार मार्केट इन दी बिगन एक्सिक्यूटिंग रिट्रेचमेंट प्लान इज विथड्रॉ इट्स ब्रांड फ्रॉम द सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल मार्केट्स लाइक वेस्टर्न यूरोप, एशिया एंड इंडिया। कोई जनरल मोटर्स है, ये जब भी मार्केट वर्ल्ड में आई थी तो बिगेस्ट कार ब्रांड कंपनी थी। ये रिट्रेचमेंट सर्विस चल रहा है, इनको लगता है कि हमारे कुछ कुछ एरिया में हमारे प्रोग्राम जो डाउन हो रहे हैं, मीन्स कार जितनी बंद हो रही है, तो वहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। जैसे इंडिया में बीच में आ गई, इंडिया में आपको जनरल मोटर कंपनी की गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ अलग एरिया में इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। भी एक एरिया है हट के हम दूसरे एरिया में सामान बेचेंगे और अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे। ये रिट्रेचमेंट सर्विसेज भी कंपनी यूज़ करती हैं। उसके अलावा कम्बिनेशन सर्विसेज या फिर कम्बिनेशन स्ट्रेटजी भी कंपनी यूज करती हैं। एक या एक से ज़्यादा कंपनी मिलके जब मिलके आपस में कम इकोनॉमी में रहने का काम है। जैसे एग्जांपल बोला कि कंपनी को लगता है कि हम लोग बिजनेस में डाउन हो रहे हैं, एग्जांपल आप वोडाफोन आइडिया की ले सकते हो। उनको लग रहा था कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी सिर्फ जियो और एयरटेल ही आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है, तो उन्होंने मिलके अपने शेयर इकट्ठे कर लिए, वोडा आइडिया नया अपना नाम बना लिया और मिलकर अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बिजनेस को स्टैंड लेके काम स्ट्रेटजी भी कंपनियों में यूज़ की जाती है। मेन मकसद हमेशा सिर्फ यही होता है कि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे और हम लोग ग्रोथ करते चले जाएं। फॉलोइंग फिगर्स इलस्ट्रेट द ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट बाय द कोका कोला। कोका कोला ने ये सारी स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट की हुई हैं ग्रोथ के लिए या फिर उसके लिए जो आपकी स्टेबिलिटी के लिए, ये कोका कोला स्ट्रेटजी इसको यूज़ करती है। पहले तो वो मकसद ही देखते हैं हमारा, गाइडेड बाय अवर पर्पस। हमारा मकसद क्या है इकोनॉमी में, जो हम लोग कोका कोला ब्रांड लेके आए हैं वो लेके आए हैं रूटेड इन आवर स्ट्रेटजी। अपनी स्ट्रेटजी को इसको लेके इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स हमारी कंपनी के जो टारगेट्स हैं, जो काम करने के तरीके हैं, उनमें अपने मकसद को उन्होंने सेटअप किया। उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्टिव रख लिए कि हमें कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा जोड़ना है, पूरी मार्केट को कवर करना है। सिस्टम इकोनॉमिक्स जैसे ये ना कि कोई चीज़ें महंगी बिकने स्टार्ट हो जाएँ, लोगों की पहुँच तक की वो कीमतें उन्होंने सेटअप करना है, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव रखा गया। और कंपनी हर जगह पे विन हो, कोई और कंपनी भी अगर आ जाए हमारे जैसा प्रोडक्ट लेने के लिए, तो हम वहाँ पे विन सिचुएशन में रहें। ये उनके की ऑब्जेक्टिव और की प्रायोरिटी में यही चीज़ें सेटअप की गई कंपनी की ग्रोथ के लिए। और आप लोग देख भी सकते हैं आज के टाइम में सिर्फ कंपनी में कोई भी जैसे कोका कोला कंपनी है, ऐसा नहीं है कि वही प्रोडक्ट मार्केट में जो पुराने चल रहे थे वैसे चल रहे हैं। आज के टाइम में तो उन्होंने नई नई चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी हैं, एनर्जी ड्रिंक भी बनाना स्टार्ट कर दी है, इमर्जिंग मार्केटिंग कोडिंग, जो लोग जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा चीज़ आ रही है।
कुछ लोग जैसे वो क्या पीते हैं, रेडबुल मार्केट जगह से कुछ कहते हैं, वैसे प्रोडक्ट भी वो बनाना स्टार्ट कर दिए जिसको एनर्जी ड्रिंक भी बोलते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का ही एक टाइप है। जब कुछ कंपनीज आपस में मिलके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन्होंने एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की दी हुई है। आज के टाइम में आप देखोगे ना, कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो तो उसमें ऑप्शन आती है कि शेयर एट फेसबुक, डायरेक्टली फेसबुक पे शेयर भी हो जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी चल जाएगा अपने आप। या इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो तो ऑटो मोड पे तीनों जगह पे भेजना हो तो आप इजी बेस पे भेज सकते हो। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है। इसमें ये नहीं होता कि बिजनेस मर्ज हो जाती है, लेकिन कुछ लेवल के ऊपर बिजनेस मर्ज होकर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ कंपनी में, मार्केट में रहने के लिए, ताकि कोई ऐसा ना हो। आज के टाइम में मोस्टली आप लोग देखते होंगे कि शायद ही लोग, कुछ लोग अगर इंस्टाग्राम यूज करें तो उनका फेसबुक अकाउंट नहीं है। पहले लोग स्टार्टिंग में फेसबुक ही यूज करते थे, फिर व्हाट्सअप आया तो व्हाट्सएप के पीछे चले गए, फेसबुक थोड़ा सा कम हो गया, इंस्टाग्राम में तो फेसबुक और भी ज़्यादा डाउन है। कुछ ही लोग मिलते हैं आजकल फेसबुक चलाने वाले, कम ही होते हैं। आइडिया सबकी बनी हुई है लेकिन यूज़ कम करते हैं। तो इन्होंने आपस में बिजनेस को मर्ज कर लिया ताकि हमारे प्लेटफॉर्म डाउन ना हो। एक टाइम पे अगर स्टेटस इधर भी है तो उधर भी लोग देख लेंगे, तो उसका बेनिफिट हमें होगा कि लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, तो ऑटो मोड पे काम चलता चला जाएगा। तो ये भी कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए काम भी करती हैं। इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? वायबिलिटी ऑफ द टारगेट बिजनेस, हमारे बिजनेस की जो वायबिलिटी है वो डाउन ना हो, मीन्स हमारा प्रॉफिट कभी भी डाउन ना हो। कंसिडरेशन, सहमति सब लोगों की होती है, कौन सी चीज़ें रिसीव होने वाली हैं, कौन सी चीज़ें नहीं है, ये कंपनियां आपस में सेटअप करके चलती हैं। कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, हर एक कंपनी का अपने बिजनेस के ऊपर कंट्रोल रहता ही रहता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस दिखाया भी उन्होंने, कितने तरह के बिजनेस जो है आपस में इकट्ठे होते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल दिखाया, हॉरिजॉन्टल मैंने आपको एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की दी ही है। इन्होंने अपना बिजनेस जो है हॉरिजॉन्टल बेस पे सेटअप किया होगी। एक चीज़ आपकी सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट होगा तो उसको हम लोग शेयर डायरेक्ट उधर करना चाहे तो कस्टमर कर सकते हैं, आप उनको ऑप्शन प्रोवाइड करो। अगर बंदा येस कर देता है तो आपको तीन दूसरे दो जगह पे सॉफ्ट अपना स्टेटस जो है या फिर स्टोरी होगी अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, ऑटो मोड पे अपडेट हो जाती है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है कि लेवल अलग अलग होता है, फेस अलग अलग होते हैं, लेकिन बिजनेस एक नाम के अंडर करते हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने कोई दी तो है नहीं वैसे। वर्टिकल कॉम्बिनेशन कंबाइंस वेरियस फेसेस ऑफ द सेम कंपनी, अगर कंपनी के अलग अलग फेस हैं उनको एक जगह पे सेटअप करना है, ये भी वर्टिकल काम चलते हैं आजकल। टारगेट, टारगेट का मतलब होता है सेम ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होकर एक ही ब्रांड लेके आ जाए मार्केट में तो भी चले जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लेटरल दिया हुआ है, लेटरल के बारे में कोई एग्जांपल में भी नहीं दिया। लेटरल में हो सकता है कभी एग्जांपल इन्होंने कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, डायगोनल, मिक्स्ड, ये भी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटरल कॉम्बिनेशन। बिजनेस किस प्रकार के होते हैं? कन्वर्जेंट होते हैं जब कोई मर्जर ऑफ द वेरियस बिजनेस यूनिट्स सच एज रॉ मटेरियल सप्लाई टू लार्ज कंपनी, छोटे छोटे रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, लार्ज कंपनी को एक जगह पे सामान इकट्ठे मिलके भेजेंगे तो एक डाइवर कन्वर्जेंट होते हैं। मीन्स दिशा एक है, कंपनी को सामान भेजना है, हमारा रॉ मटेरियल अलग अलग नहीं है, हम लोग इकट्ठा ही भेजेंगे। एग्जाम्पल आज के टाइम में कंपनियां कर रही हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल हूँ, ट्रैक्टर्स की बात कर लो, जो हमारी इकोनॉमी में ट्रैक्टर बनते हैं, जो ट्रैक्टर सारा कुछ वो खुद नहीं बनाते, उसके पार्ट्स अलग अलग एरिया में से, लुधियाना से, जलंधर से, उनके स्पेयर पार्ट्स जो बन के उस कंपनी में पहुंचते हैं नाभा में, वहां से वो ट्रैक्टर को जनरेट कर देते हैं, मीन्स ट्रैक्टर बना के अपनी कंपनी का नाम लगा के मार्केट में उतार देते हैं। तो इसको कन्वर्जेंट बोला जाता है। ये हमारी इकोनॉमी में ये भी कॉम्बिनेशन चलता है। उसके बाद होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब ऑपरेट इन रिलेटेड बिजनेस यूज ऑफ गुड्स मेजर फ्रॉम एज रॉ मटेरियल इज नोन एंड डाइवर्जेंट। एग्जांपल इन फ्लोर मिल दैट सप्लाइज फ्लोर टू सेवरल बिजनेस इंक्लूडिंग बेकरी, कैंट्री शॉप, होटल, सर्व एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं हमारी इकोनॉमी में, बिक्री वाली मिल जाएंगी, या फिर जो हम ढाबे वगैरह बोल सकते हैं, ये डाइवर्जेंट कम्बिनेशन होता है। बिजनेस सबके एक जैसे ही हैं लेकिन रॉ मटेरियल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का आपको मिल जाएगा, तो ये भी काम इकोनॉमी में चल रहा है। फिर और है डायगोनल कॉम्बिनेशन। डायगोनल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वाइंस फेसिस फॉर सर्विस रिलेटेड एंटरप्राइज, जैसे कि आयरन एंड स्टील कंपनी, इन्होंने मिलकर इकट्ठा काम स्टार्ट कर दिया। पहले स्टील का प्लांट अलग होते थे, आयरन वाले अलग होते थे, दिशा भी अलग है, स्टील का काम अलग हो रहा है, आयरन का काम अलग हो रहा है, लेकिन आज के टाइम में ये दोनों कंपनी इकट्ठी मिलकर प्रोडक्ट उतार रही है मार्केट में, मीन्स जॉइंट बेस पे प्रोडक्ट आ रहे हैं। उसके बाद मिक्स, मिक्स का मतलब हो सकता है कि हमारी कंपनी में जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, जैसे एग्जांपल है कॉटन मिल ज्वाइनिंग फोर्सेज विद दी प्लास्टिक प्लांट एंड शुगर कंपनी। आज के टाइम में कॉटन वाली कंपनी ने शुगर कंपनीज के साथ या फिर प्लास्टिक कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्ट उतारने स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये वाले प्रोडक्ट भी मार्केट में आते हैं। ये बिजनेस अलग अलग होते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक जैसे उतार रहे हैं। तो ये भी बिजनेस कंपनीज जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में यूज़ करती हैं, ताकि सिर्फ इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए, स्टेबल के लिए, रिट्रेचमेंट लेवल के लिए या फिर इनोवेशन के लिए, क्योंकि मेन मकसद यही होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सिर्फ चार प्रकार की है: अपनी कंपनी ग्रोथ कराना, मार्केट में स्टेबल रहना,
रिट्रेचमेंट, जिस एरिया में हम लोग डाउन हो रहे हैं उन एरिया को बंद ना किया जाए, उनको चेंज करके किसी और एरिया में सेटअप किया जाए, या फिर उनका यूज़ प्रॉपर तरीके से किया जाए, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन कराना। यही किसी कंपनी की मेन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है। ये टॉपिक आपका हुआ खत्म। कोई पॉइंट किसी का और पूछने वाला तो देखिए। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को और थोड़ा सा इन्होंने आगे बढ़ाया, जिसको प्रॉपर डिफाइन किया भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी किस हिसाब से होती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में सबसे पहले आ रहा है कि नेचर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। नेचर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का मतलब हमने पहले ही क्लियर कि बिजनेस को सेलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज अमंग दी वेरियस बिजनेस, जो हमारी कंपनी के रिसोर्स हैं उनको अलग बिजनेस में डिफाइन करना, हमारी कंपनी के जो स्किल्स हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको इन्हांस करना, ताकि कंपनी की प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके और कंपनी का न्यूट्रिशन हो सके। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कंपनी जो प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आई है उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकें। लेवल ऑफ द स्ट्रेटजी क्रिएशन हमारी कंपनी में जो स्ट्रेटजी क्रिएट की जाती है कितने कितने लेवल में, कॉर्पोरेट लेवल में, बिजनेस लेवल में, फंक्शन लेवल में। कॉर्पोरेट लेवल में बिजनेस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट लेवल होता है कि पूरी की पूरी हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कौन सी मार्केट में बेचना है, कौन कौन सी मार्केट को हमें कवर करना है, और मार्केट लिए हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है उनको अचीव करना है। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है? हमारी कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस किस तरीके से डाउन ना हो। मीन्स हमारी कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट को चेक किया जाता है। उसमें हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स हमारी कंपनी में जो लेबर काम कर रही है, जो हमारा पैसा है, वो कहीं मिस यूज तो नहीं हो रहा। ये बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है, उन लोगों से कैसा काम करवाना है। फंक्शन लेवल का मतलब होता है कि अलग अलग जो कंपनी में फंक्शन चल रहे हैं वहाँ पे अलग अलग बंदों की अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करना, ताकि कंपनी में आइडल टाइम कम हो और प्रॉफिट जो है ज़्यादा हो, सॉरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, टाइम पे लोगों के टारगेट कंप्लीट किए जा सकें। ये फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी कंपनियों में बनाई जाती है। कॉर्पोरेट वर्सेस बिजनेस स्ट्रेटजी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि कंपनी हमेशा पेनिट्रेशन के बारे में सोचती है, कि अपने एरिया के दायरे को बढ़ाने के बारे में सोचती है, कि जिस एरिया में हम लोग आज काम कर रहे हैं उस एरिया को बढ़ाया जाए। जैसे आप बिजनेस करने जा रहे हो सानेवाल से जुगियाना, फिर पवा पवा की जगह मतलब ढंडारी, ढंडारी से फिर गैसपुरा, ऐसा अगर एरिया कवर करते चले जाएं, इसको पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है किसी कंपनी की। बिजनेस स्ट्रेटजी भी होती है कि हमारे इंटरनल लेवल को हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना, कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कहीं भी क्वालिटी डाउन ना हो जाए, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना ताकि सब लोग उसको फॉलो कर सकें। ये स्ट्रेटजी जो कंपनियां बनाई जैसे उनमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस में सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि बिजनेस में जो चैलेंजेस बनाएंगे उसको अडॉप्ट करना। एग्जाम्पल बोलते हैं सिनर्जी। ये किसी भी कंपनी में एक चैलेंजेस बेस पे आता ही है। सिनर्जी क्या होगा? होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। हमारी कंपनी में जैसे एग्जाम्पल हुआ, किसी भी कंपनी में सिनर्जी प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी कंपनी में ऐसा नहीं लगता, फिर प्रोडक्शन को ही देखा जाता है। नॉलेज, ये सिनर्जी के कुछ पार्ट्स बताए गए, जैसे एग्जाम्पल बोला कि नॉलेज एक्सचेंज, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, शेयरिंग टेंजिबल रिसोर्सेज, ये सारे कंपनी में सिनर्जी लेवल ही होते हैं। मीन्स कंपनी के पार्ट्स ही होते हैं कंपनी में। डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी वर्क टुगेदर इंटरेक्ट प्रोडक्ट मोर देन दे वर्क इंडिविजुअली। कुछ बंदे अलग अलग काम करना पसंद करते हैं, हम लोग कहते हैं ग्रुप में काम करवाना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। सिनर्जी लेवल ही होता है, कुछ लोग आपस में कम्बिनेशन में काम नहीं कर पाते। इन्होंने लिखा भी है इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं। सबसे पहले नॉलेज एक्सचेंज, कुछ लोग अपनी नॉलेज को एक्सचेंज ही नहीं करना चाहते। ये किसी भी कंपनी में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम आती ही आती है। कंपनी इनके ऊपर हमेशा वर्क करना चाहते हैं कि जिस बंदे के पास नॉलेज है किसी और बंदे को भी वो काम सिखाया जाए, ताकि भाई तभी भाई आप ना लोग ना हो तो दूसरे बंदे उस काम को कंप्लीट कर सकें। कोऑर्डिनेटिव प्लान, हम लोग जो कोऑर्डिनेशन वाले प्लान बनाते हैं कि मिल में काम करो, तो वहाँ पर भी कई बार कंपनी फेल होती है। शेयर टेंजिबल रिसोर्सेज, हमारी कंपनी में कुछ ऐसे टेंजिबल रिसोर्सेज हैं जिनको शेयर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बोला कि पैसा, टेंजिबल रिसोर्सेज आप पूछ सकते हैं किस किस के पास शेयर करें। अगर किसी ज़्यादा बंदों के पास शेयर कर देंगे हो सकता है कोई मिसयूज भी कर लें। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड स्कोप, हमारी कंपनी का स्केल क्या है और सेल हम किस हिसाब से कर रहे हैं, उसका स्कोप हमें कन्वीनियंट कर इन्वेंट्री इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ये भी कंपनी में हमेशा बेनिफिट रहता है। सॉरी, कंपनी में लॉस रहता ही रहता है। कंपनी सोच के चलेगी कॉस्ट कहीं बढ़ ना जाए, हमेशा कम करने के बारे में सोचेंगे। पूल्ड नेगोशिएटिंग पावर, हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा नेगोशिएटिंग पावर होती है। कुछ भी किसी बंदे को काम कर लो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो बंदा कोई काम कर रहा है ना उसको रहता है कि मुझे इस काम से आगे नहीं बढ़ना, नया करना है, कुछ मिले वो लोग इसको हमेशा ना बोलते हैं कि नहीं, जिम्मेवारी नहीं संभालना। ये भी कंपनियों में एक प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, कंपनी इस चीज़ को भी डील करती हैं। न्यू बिजनेस क्रिएशन, जब कोई कंपनी नया बिजनेस करने जाएगी तो लोग मना करने वाले बहुत आएंगे। नया बिजनेस करना है तो उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, हो सकता है डिमांड पैसा कमी पड़ जाती है, तो कंपनी में इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। ये किसी भी कंपनी में, चाहे कॉर्पोरेट लेवल पे है चाहे बिजनेस लेवल में, ये कंपनी में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं जब भी कोई स्ट्रेटजी बेस पे काम करती है कंपनी। फिर उसके बाद कंपनी की आती है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। जैसे हमने कॉर्पोरेट या बिजनेस स्ट्रेटजी देखा, नई स्ट्रेटजी आती है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। कोई भी कंपनी अगर कॉर्पोरेट लेवल पे देखेगी तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के हमेशा सोचती सोचती है। ये बिजनेस का एक रूल ही है, जिस लेवल पे हम लोग आज बिजनेस कर रहे हैं इस बिजनेस को बढ़ाना है,
हम ये नहीं बोल सकते बिजनेस आज हमने 1 लाख लगा के इन्वेस्टमेंट की है तो लगातार पूरी लाइफ 1 लाख से ही काम चल, जैसे आप लोग आज बोलोगे 8-10 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये या 7 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये सैलरी पे काम कर रहे हैं, बोलेंगे पूरी लाइफ ऐसे ही चल जाएगा। पॉसिबल नहीं है। हमें वो सेक्टर फाइंड करने ही पड़ेंगे जहाँ से सैलरी ज़्यादा हो सकती है, या फिर अपना बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। सेम कंपनियाँ भी ऐसी होती हैं कि जिस प्रोडक्ट पे हम लोग आज काम कर रहे हैं, जिस टारगेट मार्केट को हम कवर कर रहे हैं, उन मार्केट में पेनिट्रेशन लेके आए, उन मार्केट को आगे बढ़ाया जाए, प्रोडक्ट और बनाए जाए, और लोगों को कवर किया जाए, और हमारी कंपनी में एम्प्लॉइज ऐड किए जाएँ, नए प्रोडक्ट बनाए जाएँ, ये कंपनी का काम होता ही है। इसके बीच में कंपनी काम क्या करती है, टू ड्रॉ टैलेंट, हमेशा टैलेंट को फाइंड करने की कोशिश करती है। हमारी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें टैलेंटेड लोगों को फाइंड करो, वही हमारी कंपनी में बेनिफिट दिलाएंगे। उसके बाद रेज प्रॉफिट, प्रॉफिट रेज करने के लिए हमें स्कीम डाउन करने की कोशिश करेगी, नए नए काम तरीके करेगी जिससे कम कीमत में लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं। सेटिस्फाई ये नेचुरल अर्ग, अपने जो ग्रोथ को अचीव करने के लिए लोगों की डिमांड जो है, लोगों की जो सोच है, उनको सेटिस्फाई करने का काम कंपनी करती है। अश्योर सर्वाइवल, हमेशा कोशिश करते हैं कि मार्केट में हम लोग सर्वाइव कर सकें। ऐसा ना हो कि कंडीशन है कि लोगों को प्रोडक्ट दें और लोग उसको पसंद करना ही छोड़ दें। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें चेंजेस करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में हमेशा लेके आएँ। ये पॉइंट क्लियर करना कि मार्केट में कभी भी हमें डाउन में नहीं आना है। इस एग्जाम्पल हमने खाने पीने में जैसे मैगी की एग्जाम्पल, कुछ टाइम उनका बिजनेस बंद होने के कार पे आ गया था, लेकिन उन्होंने सर्वाइव करने के लिए लोगों की सोच के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट उतार दिए, अलग अलग टाइप्स में मैगी लेके आए। उसमें भी उन्होंने स्कीम दे दी, इतने परसेंट एक्स्ट्रा, इतने परसेंट एक्स्ट्रा, फिर वही प्रोडक्ट दोबारा से रेट इंक्रीज कर दिए, तो काम इस तरह से सर्वाइव में भी चलते हैं। कैटेगरी ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी, कंपनी जो है ये ग्रोथ किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो कस्टमर्स उनके ऊपर है मेन कंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे कस्टमर हमारे कौन से हैं जो लॉयल हैं, ऐसे कस्टमर कौन से हैं जो बार्गेनिंग वाले हैं, ऐसे कस्टमर कौन से हैं जो बल्किंग वाले हैं। जैसे कुछ होता है अभी रनिंग कस्टमर्स, या कुछ होते हैं लॉयल कस्टमर जो फिक्स ही हैं, बार्गेनिंग वाले जो आएंगे बार्गेनिंग करेंगे, कुछ होते हैं बल्क में कई बार इकट्ठे बंडल में सामान लेना उनको पसंद लगता है, तो लेवल ऐसा सेटअप करना मार्केट में, जैसे जैसे कस्टमर्स वैसे वैसे स्ट्रेटजी हम लोग बढ़ाते चले जाएं। मार्केट पेनिट्रेशन, अपनी मार्केट को जिस लेवल पे आज हम काम कर रहे हैं इस मार्केट को बढ़ाना, ये मार्केट पेनिट्रेशन में काम आता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो मैकडे, मैकडोनल्ड ने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। जब ये स्टार्ट हुआ था बिजनेस बाहर की कंट्री में था, लेकिन आज के टाइम में ऑल ओवर कंट्री में काम कर रहे हैं, और ये बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों को खुद बोलते हैं कि हमारे आपके पास अगर अच्छा एरिया है, आपके पास कोई ऐसी एरिया है जहाँ पे खुली जगह है जहाँ पे आप लोग हमारे बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी देने के लिए रेडी बैठे हैं। तो ये फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं, नाम कंपनी का होता है, आप भी बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी का बिजनेस चल ही रहा है, अपने प्रॉफिट को बढ़ा बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट का मतलब था कि मार्केट को बढ़ाते चले जाना। ज़रूरी नहीं कि फ्रेंचाइज बेस पे खुद ही अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करके अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट आप आज लेके आ रहे हो उस प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आना, नए नई चीज़ें। एग्जाम्पल बोलो कि मैकडे में बर्गर बनते थे, हम लोग बर्गर खा सकते हैं आलू का बर्गर, लेकिन उन्होंने बर्गर में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। आप लोग चीज़ बर्गर ले सकते हो, उसके अलावा एग्जाम्पल बोलें कि नॉन वेज बर्गर ले सकते हो, या फिर नूडल बर्गर्स ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पैटीज फूटीज पता नहीं क्या कुछ बनाया है। पैसे देते चले जाओ, मीन्स अपना प्रोडक्ट की डेवलपमेंट ऐसे ही करवाते चले जाते हैं। ये कंपनीज ये सारी स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी परचेज अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए, और जो नॉन यूजर्स हमारी इकोनॉमी में है उनको अपनी बाय मार्केट में लेके आने के लिए। ये इनका काम मेन मकसद यही होता है। पहले तो कस्टमर जो जुड़े हैं उनको अट्रैक्ट करो, नया कुछ लेके आओगे तो लोग जुड़ जाएंगे। कुछ ऐसे कस्टमर जो नॉन बायर्स हैं, जो हमारे बायर्स नहीं हैं, उनको हमारे बायर कस्टमर बनाना, प्लस हमेशा अपनी परचेज अमाउंट को इंक्रीज करना। बाहर से हम जितना सामान खरीदेंगे वो उतना बिकना बिकना भी जरूरी हो जाएगा। ये कंपनी की स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद जो कंपनी स्ट्रेटजी करती है यूज अपने बिजनेस में कॉर्पोरेट लेवल पे, वो होती है इंटीग्रेटिव स्ट्रेटजी। इंटीग्रेटिव स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में करंट एक्टिविटीज को आपस में जोड़ना, कि ताकि कभी भी कोई काम की कमी ना हो, हमारे पास हमेशा वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, और हमारा रॉ मटेरियल सीधा डिस्ट्रीब्यूशन के पास पहुंचे, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो चीज़ें लेके आए। एग्जाम्पल आपके पास दिखाया भी गया है, एक वैल्यू चेन बनाना, रॉ मटेरियल सप्लाई सीधा डिस्ट्रीब्यूटर्स, और डिस्ट्रीब्यूटर भी कई बार जरूरत पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी रॉ मटेरियल में जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का सामान पहुंचे और रिटेल का काम भी कर रहे हैं, ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। आज के टाइम में ऐसा ही होता है, कोई भी कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूटर किसी को बनाया है, और डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं होता कि ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, उसको भी फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, ताकि प्रॉफिट कमाना तो ज़्यादा काम हमें करना ही पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन दो तरीके से हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने वर्टिकल बताया। वर्टिकल का मतलब कहता है कि हम लोग किसी चीज़ की ओनरशिप ले लें, ओनरशिप से हम लोग आगे लोगों को साथ में जोड़ें और अपना काम चलें। मैं एग्जांपल बोलूँ कि मेरी कंपनी है, मैकडोनल्ड की एग्जांपल ले सकते हैं। मैकडोनल्ड ने अपना बिजनेस चलाया, उनकी ओनरशिप थी, आपने आगे फ्रेंचाइजी दी थी, जो लोग जुड़े हुए हैं, आप भी ओनर बन गए। आप बोल सकते हैं कि मैकडी के इस डिपार्टमेंट का मैं ओनर हूँ,
और मेरा बिजनेस आगे चल रहा है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है, धीरे धीरे मार्केट को कवर करना है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपके पास इन्होंने दिखाया हुआ है कुछ ऐसे लोगों कंपनियों को सप्लायर्स को जोड़ना जो हमारी इकोनॉमी में जो पीछे रह चुके हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन तो दी ही हुई है, हम एग्जीबिशंस में स्टार्ट हो जाएं अपने बिजनेस में। कुछ कुछ जगह पर अगर मेले लग रहे हैं वहाँ पर जाके अपने बिजनेस का मेले लगाएं, ताकि लोग उनको कंपनी को पसंद करना स्टार्ट करें, लोगों को लगे कि इस कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा है जिस चीज़ को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो कुछ नई चीज़ों को लोगों को साथ में जोड़ना, जो लोग किसी और दिशा में बिजनेस में काम कर रहे हैं उसको अपने बिजनेस के साथ जोड़ना। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, अपने बिजनेस में कुछ नया लेके आना, जो सोच लोगों की है उस सोच को बदलना, उस कुछ नया ऐड करना, ये भी एक बिजनेस में यूज़ किया जाता है, ताकि उन लोगों को इकट्ठा एक जगह पे करें जो कस्टमर अलग अलग जगह में जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में आप बोलोगे जैसे कोई मॉल के ले लो या फिर सुपर मार्केट ले लो, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं जो बिग मार्केट होती हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केट जो शोरूम खुल जाते हैं जिसमें एक जगह पे सारे सामान मिल जाएंगे, लोगों को अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े। कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी आजकल बिजनेस में यूज़ की जाती है। जैसे आप बोलोगे बंदा किराने का काम कर रहे हैं, वो किराने का सामान नहीं बेचता, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी साथ में बेचेगा। या फिर हो सकता है कि शैम्पू शैम्पूस हो गई या और भी जो चीज़ें हैं जो मार्केट बिक सकती हैं शॉप के ऊपर, वो सब कुछ बेचेगा। तो यही काम मॉल्स में भी होते हैं। बिग बाजार चले जाओ, मेगा स्टोर चले जाओ, विशाल मेगा मार्ट चले जाओ, आप सब जगह पे एक जगह पे सारा सामान ले सकते हो। टाइप्स ऑफ, फिर उसके बाद हमारी कंपनी जो यूज़ करती है, जो स्ट्रेटजी कंपनी यूज़ करती है, उसके अलावा हमारे पास आती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी क्या होती है? सिर्फ मार्केट में स्टेबल रहने के लिए, ताकि मार्केट में आपका बिजनेस कभी डाउन ना हो, लोगों के बीच में आपका नाम बना रहे, आपकी गुडविल बनी रहे। ये स्ट्रेटजी कंपनी यूज़ करती है। ये कैसी कैसी स्ट्रेटजी होती है? सबसे पहले नो चेंज, अपना प्रोडक्ट जो मार्केट में लेके आए हुए हैं स्टेबल है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट लगातार बिकना चाहिए। आप किसी कंपनी की एग्जांपल ले लो, कोई प्रोडक्ट आप बचपन से ले रहे होंगे, आज भी मिल रहा होगा, सेम वैसे ही टेस्ट वाला प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा होगा, तो आप लोग उसको बोल सकते हैं कि नो चेंज। मोडेस्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी, मोडेस्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी का मतलब कुछ कुछ हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेटजी में ऐसा कोई 5% इंक्रीमेंट बोल सकते हैं मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं हम भी अपनी चेंज को वैसे ही बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से नया ही कुछ लेके आ जाएंगे। प्रोडक्ट अगर हम पहले जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे आज भी वो चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। हम बोलेंगे बिल्कुल ऑपोजिट लेके आ जाएंगे, वो चीज़ कंपनी यूज़ नहीं करती। सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी, मार्केट में फेवरेबल इन्वायरमेंट हमारे पास हो, अनफेवरेबल ना हो, इसके लिए कंपनी ऑलवेज काम करती रहती है। प्रॉफिट स्ट्रेटजी, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपनी कीमतों को कम करने के बारे में सोचते हैं, ये नहीं कि कीमतें बढ़ा के प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं। एडवांटेज ऑफ स्टेबल स्ट्रेटजी, ऐसा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या होता है? हम लोग अपने एवरीडे टास्क जनरेट करते हैं, नए नए काम आज डेली सोचेंगे उनको अचीव करने के बारे में सोचते हैं। फिर इसके में कंपनी सोचती है एक रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेचमेंट हमने पहले ही बोला, कंपनी को ऐसा लगता है कि कुछ एरिया में कंपनी वीक हो गई है, तो उन वीकर सेक्शन को या तो खत्म करने के बारे में, उनकी जगह नए सेक्शन शुरू करने के लिए, या फिर उन वीकर सेक्शन को किसी और एरिया में लगा के अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके आने के लिए कॉर्पोरेट कंपनी ये स्ट्रेटजी भी यूज़ करती हैं। इसके पीछे रीज़न भी उन्होंने लिखे हैं कि पुअर वर्कमैनशिप, अगर आपकी कंपनी की पुअर वर्कमैनशिप हो गई मीन्स जो आपके टैलेंटेड लोग थे वो छोड़ के चले गए हैं, कंपनी डाउन होती चली जा रही है, थ्रेट टू द कंपनी, कंपनी को डर है कि बिजनेस खत्म हो सकता है कुछ एरिया में, तो नए एरिया फाइंड करना स्टार्ट करेगी। रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, आपकी कंपनी के जो रिसोर्स हैं उनको दोबारा से फिर कंपनी में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मीन्स जिन लोगों के ऊपर आपने पैसा लगाया था हो सकता है वो पैसा खराब हो गया हो, दोबारा से नई डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, पैसे की कमी है, लेबर की कमी है कुछ एरिया में, तो नए एरिया में जाके बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। गारंटी इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट एंड इंक्रीज इफेक्टिवनेस, आपके पास कोई गारंटी ना हो कि इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट है ही है, इनफेक्टिवनेस आपकी डाउन होती चली जा रही है, तो कंपनी रिट्रेचमेंट सर्विसेज यूज़ करती हैं। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं? सबसे पहले टर्न अराउंड, बिजनेस जिस एरिया में सिक है उस एरिया को छोड़ के नए बिजनेस एरिया में चले जाएंगे। हमेशा ऐसा कंपनीज करती हैं, जहाँ पे आपके कस्टमर डाउन हो रहे होंगे वहाँ से बिजनेस को बंद करेंगे, किसी और जगह पे चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल हमने किसी कोई कंपनी के बारे में पढ़ा था, कार वाली, वर्ल्ड कार बाजार ऐसा कुछ था कंपनी का नाम, तो वो कंपनी ने अपना बिजनेस कुछ एरिया में बंद करके नए एरिया में बिजनेस चला के रखा हुआ है। टाइप्स ऑफ टर्न अराउंड सर्विस, सबसे पहले चेंजेस इन लीडरशिप एंड रिकंस्ट्रक्शन, अपनी लीडरशिप में चेंज करते हैं हम लोग और नए पर्सन को ऐड करते हैं, वो दोबारा से बिजनेस को रिस्ट्रक्चर में लेवल में लेके आते हैं। कॉस्ट कटिंग, जहाँ जहाँ पे हमारी कीमतें बढ़ रही होती हैं वहाँ पे कीमतों को कम करने के बारे में सोचा जाता है, ये भी टर्न अराउंड स्ट्रेटजी है। उसके अलावा दूसरा काम करती है टर्न अराउंड में डी इन्वेस्ट डिवेस्टमेंट, डिवेस्टमेंट का मतलब भी जिस एरिया में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहाँ से पैसा वापस लेना स्टार्ट करना, ये भी कंपनी का डी इन्वेस्टमेंट का काम होता है, कि हम लोग अपने बिजनेस को बड़े लेवल से छोटे लेवल में ले आएंगे, फिर दोबारा से नई चीज़ें लेके आएंगे तो उसको दोबारा मार्केट में उतारेंगे। मैं एग्जांपल बोलूँ कि पहले आप देखते होंगे नोकिया, शायद सुना होगा नोकिया के मोबाइल फोन में, लोगों के पास टोटली फ़ोन नोकिया के ही होते थे। आज के टाइम में बोलो नोकिया मिलता नहीं, नोकिया ने क्या किया फिर उन्होंने मार्केट में चेंज किया था कि विंडोज सिस्टम लेके आ गए थे।
विंडो वाले फ़ोन लेके आना स्टार्ट करते थे। फिर धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, अपने बिज़नेस को डाउन कर लिया। अब दोबारा से एंड्रॉइड फ़ोन लेके वो मार्केट में आए, लोग उसके प्रोडक्ट फिर खरीदना स्टार्ट कर दिए। तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है कि जिस एरिया में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट काम नहीं आ रही। अब उसको चेंज करके नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और पैसे को खराब करने के बजाय उस पैसे से नया पैसा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि टाइप्स ऑफ डिवेस्टमेंट, किस प्रकार के डिवेस्टमेंट्स हो सकती है। सबसे पहले उन्होंने बोला स्पिन ऑफ डिवेस्टमेंट, हमने पहले एग्जांपल दिया कि आप लोग अपने बिजनेस को बिल्कुल खत्म करके नया प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया कि हेलवेट पैकर्ड कोई कंपनी है 1999 में, अभी उसने क्या किया, अभी एचपी रिसीव्ड अलाइंड स्टॉक, ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लिया स्टॉक स्टॉक वाला। तो ये बिजनेस उन्होंने कर लिया। सेल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, किसी एक बिजनेस को सेल ही कर देना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बंद कर देना, हम लोग ट्रेडिंग में आ जाएं, तो ये काम भी हो सकता है। वॉलंटरी कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, हम लोग खुद पार्टनर वगैरह मिलकर अपनी कंपनी को लिक्विडेट करना स्टार्ट कर दें, दोबारा से कुछ और अलग पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर लें। बैंकरप्सी, आपकी कंपनी में बैंकरप्सी होगी, मीन्स आपने बैंक का पैसा ज़्यादा देना है, तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन तब होती है जब आपको लगता है कि आपका बिजनेस बंद होने जा रहा है, पैसे की जरूरत है लेकिन पैसे की कमी है, लोग शेयर होल्डर अपना पैसा मांग रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग लिक्विडेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस को। फिर हमारे पास एक लास्ट में स्ट्रेटजी आती है कोई भी कंपनी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। जब कंपनियों को लगता है कि अपने बिजनेस की प्रायोरिटीज हमारे यहाँ, हमें मिलकर बिजनेस करना चाहिए क्योंकि बिजनेस डाउन हो रहे हैं या फिर बिजनेस मार्केट में बने रहने के लिए, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी काम करते हैं। एग्जाम्पल अभी वोडा आइडिया की आप दे सकते हो कि कंपनी इस मार्केट में ग्रोथ बने रहने के लिए, मार्केट में स्टेबल रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी को यूज़ करती हैं। एग्जाम्पल इन्होंने ली हुई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट टेक्सटाइल्स, हाउ एवर द कंपनी वाज कंपेयर्ड टू द इट्स ओन रिटेल स्टोर। कंपनी ने क्या किया, रिलायंस के टेक्सटाइल से स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिजनेस डाउन हो रहे हैं तो उन्होंने खुद के रिटेल स्टोर खोल दी, वहाँ पे सामान बिकना स्टार्ट हो गया। तो ये काम कॉम्बिनेशन में भी किए जाते हैं। पहले हम लोग लोगों को अपने साथ जोड़ के काम कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हुए थे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर इन्होंने खत्म कर दिया। कब कंपनी के तहत कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी को यूज़ करती हैं, डिफरेंट गुड्स इन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, अलग अलग गुड्स अलग अलग लाइफ साइकिल के साथ डील करते हैं, तो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं ताकि एक ही गुड्स में सब चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। या कि दो प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी बेचती है तो एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दे। बिजनेस साइकिल, जब आपका बिजनेस, आपको पता है कि कुछ टाइम बाद आपका बिजनेस का प्रोडक्ट जो डाउन होता ही है, तो उस टाइम पर भी इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ बिजनेस, जब आपके बिजनेस ज़्यादा चल रहे हो, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, कस्टमर कम हो गए हो, तो बिजनेस के लेवल को कम करके हम लोग कस्टमर को हायर करने की सोचते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी कितने प्रकार की हो सकती हैं। सिमुलेशन कॉम्बिनेशन, जब एक जैसा बिजनेस हो, जैसे एग्जांपल मैंने वोडा आइडिया की दी, दोनों कंपनियां कम्युनिकेशन सेक्टर में काम कर रही थी, दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, टारगेट वही हो गया, कस्टमर भी वही रह गए, मिलके एक जैसे कस्टमर भी बढ़ के बन गए। पहले अलग अलग कंपनी अलग अलग कस्टमर थे, अब दोनों का एक ही कस्टमर हो गया, मीन्स कस्टमर का लेवल जो था उनके पास वो इंक्रीज हो गया। सिक्वेंटल कम्बिनेशन, सिक्वेंटल कम्बिनेशन का मतलब होता है जब हम लोग, कंपनियां तो एक जैसी होती हैं लेकिन अलग अलग वेज में काम कर रही होती हैं, मीन्स प्रोडक्ट होते हैं लेकिन अलग अलग दिशा में प्रोडक्ट लेके आते हैं। मान लो आप लोग अडल्ट लोगों की प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरी कंपनी जो है सीनियर सिटीजन के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तीसरी कंपनी जो है बच्चों का प्रोडक्ट बता रही है, तीनों कंपनी एक ही दिशा में हो जाएंगी, एक ही कंपनी का नाम होगा, प्रोडक्ट तीनों के बिकने होंगे। तो ये सिक्वेंटल कॉम्बिनेशन भी कंपनियों में यूज़ किया जाता है। ये थी आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कोई भी कंपनी की सिर्फ मार्केट में बने रहने के लिए ही होती हैं। नेक्स्ट आपका जो होगा बिजनेस स्ट्रेटजी, इसको हम लोग कल करते हैं। कोई पॉइंट ऐसा हो पूछना, लोग देखिए।